हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज हम करने जा रहे हैं आपका पार्ट 3 ऑफ इंडियन इकोनॉमी बुक से करने जा रहे हैं, और हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। जैसे कि आपको पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपका पार्ट 2 खत्म करवा दिया था। आज हम पार्ट 3 में करने जा रहे हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है? देखिए, टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या है बेटे? टेक्नोलॉजी में चेंजेस लेकर के आना, उसको बोलते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। और टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्निक में चेंज क्या चीज आया है? हमारा HYV सीड्स यूज करके ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर के आके। अब आप पूछेंगे मैम टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? तो बेटा मैं आपको बता रही हूँ, देखो टेक्नोलॉजी, ग्रीन रेवोल्यूशन, ये क्या चीज है। देखिए बेटा, मीनिंग क्या चीज है? मीनिंग है एक फिनोमिनल इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। देखिए बेटा, एकदम से क्या चीज होना? इंक्रीज हो जाना एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। किस चीज में? बाय द यूज ऑफ, बाय यूजिंग व्हाट? HYV सीड्स। बेटा इसको HIV नहीं लिखना है, HYV सीड्स, हाई yielding variety of seeds, fertilizers, insecticides and better irrigation techniques। देखिए बेटा, क्या यूज करके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूज हो गया, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या चीज? HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, एंड बेटर इरिगेशन टेक्निक। बेटर इरिगेशन टेक्निक क्या हो गई? पहले के टाइम पे सारा का सारा फूड प्रोडक्शन किस पे डिपेंड था? रेनफॉल पे। अब इरिगेशन टेक्निक अच्छी होने के कारण, दैट मीन्स वाटर सप्लाई ज्यादा होने के कारण, अब क्या चीज है? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा क्या चीज है? इंक्रीमेंट है, ठीक है, इंक्रीज है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है बेटा, अब क्या चीज है? पर्पस क्या है? टू मेक इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया हमारे इंडिया के अंदर, और HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड क्यों यूज करा गया? इरिगेशन फैसिलिटीज, ताकि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना दिया जाए। किसमें? फूड ग्रेन प्रोडक्शन। हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो फूड ग्रेन यानी अनाज के प्रोडक्शन में, ठीक है, उनको डिपेंडेंट ना होना पड़े अदर कंट्रीज पर, ठीक है, इंपोर्ट वगैरह कराने के लिए। हमारा इंडिया क्या चीज हो? खुद ही सेल्फ सफिशिएंट बन जाए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। अब इसकी कुछ 2 फेजेस हैं, 2 स्टेजेस हैं। फेज फर्स्ट जो आया था बेटा जी, वो आया था मिड 60s से मिड 70s में। और ये कहाँ आया था? ये याद रखना, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए फेज फर्स्ट कहाँ आया था, मिड 60s से मिड 70s में आया था। पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में आया था। ठीक है, इसकी फर्दर डिटेल मैं अभी आपको बताऊंगी मिड 60s से 70s में क्या हुआ था। फिर नेक्स्ट है आपका फेज सेकंड कब आया था? मिड 70s से मिड 80s में। और ये कौन सी स्टेट्स में आया था? यूपी और MP। ठीक है बेटे, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में आया था आपका फेज सेकंड। ठीक है बेटा, अब ये क्यों यूज करा गया था? फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, टू टेकल द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। मेरे बच्चों ये याद रखना, किस चीज की प्रॉब्लम टैकल करने के लिए? लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम टैकल करने के लिए हमने ग्रीन रेवोल्यूशन अपने इकोनॉमी में लेकर के आए। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ HYV सीड्स अलोंग विद द केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज करा गया, ताकि हम फूड प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सके। लेड टू दी व्हाट? सब्सटेंशियल राइज इन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट। इसका क्या चीज हुआ बेटा? इसका रिजल्ट और आउटकम क्या हुआ? एकदम से राइज हुआ किसमें? लेवल ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में राइज हुआ। अब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन राइज हुआ तो आउटपुट यानी क्वांटिटी में भी राइज हुआ। was so significant that it was called green revolution। अब क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क हुआ, क्वांटिटी बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पे इंक्रीज हुई, इसलिए इसको क्या कहा गया? ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या कहा गया बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? ग्रीन का मतलब होता है बेटा क्रॉप्स, ठीक है, ग्रीन का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स, एंड रेवोल्यूशन का मतलब होता है स्पर्ट। अब आप पूछेंगे स्पर्ट क्या होता है? ये होता है सिग्निफिकेंट राइज, दैट मीन्स इंक्रीज इन दी फूड प्रोडक्शन या क्रॉप प्रोडक्शन, उसको बोला जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन का मतलब होता है क्रॉप, रेवोल्यूशन का मतलब स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है राइज, इंक्रीज होना एकदम से। तो टुगेदर दीज टर्म इम्प्लाई का मतलब होता है शोज अ स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन,
That means an increase in crop production. It started happening in India in the year 1967 से 68 में. ये कब स्टार्टेड हुई थी इंडिया के अंदर? 1967 से 68 में. इन द ईयर 1967 से 68 में itself फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 25%. बेटा जी याद रखना है आपको, ये कब स्टार्ट हुआ था इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन? 1967 से 68 में, जिसके अंदर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 25% से इंक्रीज हुआ था आपका फूड ग्रेन, अनाज का प्रोडक्शन. इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट, ये आपको याद रखना है. जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी आपको बताया, इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन. अब उसको अदर कंट्रीज पे डिपेंड नहीं रहना पड़ा. एंड सक्सेसफुली ब्रोक द विशियस साइकिल ऑफ एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन. इसने कहीं ना कहीं विशियस साइकिल को क्या चीज कर दिया? ब्रोक कर दिया. विशियस साइकिल क्या होती है? जिस जगह से चले उसी जगह पर ठहर गए. अब इसको ब्रोक कैसे कर दिया? एग्रीकल्चर हमारे इंडिया का बोला जाता था स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन होता है पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ और नो ग्रोथ, क्योंकि आपका क्रॉप प्रोडक्शन या फूड ग्रेन इंक्रीज हो गया कितना बेटा? 25% ज्यादा. और कब हुआ? 1967 से 68 में. क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था मैंने आपको बताया. उसके अंदर क्या चीज फैसिलिटी मिली? HYV सीड्स, हमने अच्छी सीड्स यूज करी. केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो हमारे कीड़े वगैरह होते थे जो हमारी फसल को खा जाते थे, उसके लिए हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करा, पेस्टिसाइड्स यूज करा. इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा यूज करी. पहले हमें किस पे डिपेंड रहना पड़ता था? रेनफॉल. तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन 1967 से 68 में क्या चीज हुआ? इंक्रीज हो गया और 25% से ज्यादा बढ़ गया है. अब हमारा इंडिया सेल्फ सफिशिएंट है किसमें? फूड प्रोडक्शन में. और विशियस साइकिल ब्रोक कर दी गई है. एग्रीकल्चर अब नो स्टैग्नेशन. एग्रीकल्चर के अंदर अब कोई भी स्टैग्नेशन नहीं है. चलिए अब एलिमेंट्स ऑफ HYV टेक्नोलॉजी. अब देखिए एलिमेंट्स देखते हैं हम HYV टेक्नोलॉजी के. सबसे पहला क्या है HYV टेक्नोलॉजी के एलिमेंट्स? क्या है? पॉइंट्स क्या है? पहला है यूज ऑफ HYV सीड्स. देखिए बहुत ध्यान से सुनना बेटा. सिंस 1965 हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल वैरायटीज. देखिए बेटा, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ने क्या शुरू कर दिया था? कन्वेंशनल, जो पुराने टाइम में वैरायटीज ऑफ सीड यूज कर रहे थे उसको रिमूव कर दिया था. HYV सीड्स गेन पॉपुलैरिटी ऑफ. देखिए HYV सीड्स ने ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी किस में गेन करी है? व्हीट में, बाजरा में, राइस में, मेज में, जोहार में एंड कॉटन इन पर्टिकुलर. HYV सीड्स यूज करने से व्हीट ज्यादा बढ़ा, बाजरा ज्यादा बढ़ा, राइस का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, मेज, जोहार हो गया, कॉटन हो गया, पर्टिकुलर, इन चीज में बढ़ोतरी हुई. इट इज दीज सीड्स विच लेड टू द सब्सटेंशियल राइज इन एग्रीकल्चर आउटपुट. ये वो सीड्स हैं जिसमें क्या चीज हुआ? एग्रीकल्चर आउटपुट, यानी एग्रीकल्चर कहीं ज्यादा क्वांटिटी में इंक्रीज हो गया. ठीक है, राइज हो गया. अब हमने क्या यूज करा? पहले आपको याद करना है एक एक पॉइंट. हमने पहले यूज करा है HYV सीड्स. 1965 में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग कन्वेंशनल. पुरानी वाली वैरायटीज को हटा दिया गया, उसको यूज नहीं करा गया. HYV सीड्स गेन पॉपुलैरिटी किस चीज में? पॉपुलैरिटी किस चीज में गेन करी है? व्हीट में, बाजरा में, राइस में, मेज में, जोहार में, कॉटन में. ठीक है, इट इज दिस सीड जिसके कारण हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा है. अब यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है. देखिए यूज ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर्स द यूज ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 में फर्टिलाइजर्स. ठीक है, HYV सीड्स को किस चीज की जरूरत थी हमारी इंडियन इकोनॉमी में? 1950 से 1990 तक, 1950 से 1990 में फर्टिलाइजर्स का. एज अ यूज ऑफ HYV सीड्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे HYV सीड्स इंक्रीज हुआ, सो डिड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर. ऐसे ऐसे बेटा किसका यूज बढ़ता गया? केमिकल फर्टिलाइजर्स. द एस्टिमेट ऑफ फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिवील्ड दैट ऑलमोस्ट कितना यूज कर दिया गया? 297.96 lakh tons of chemical fertilizers were consumed in India. कब तक का डेटा है ये? 2021 से 22 में तक यूज कर दिया गया. ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा हो. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स कैसे यूज हुआ? HYV सीड ज्यादा से ज्यादा यूज हो रही है, तो इक्विवेलेंट आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स भी यूज होना स्टार्ट हो गया है. और अब तक 2021 से 22 तक 297.96 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर दिया गया है हमारे इंडिया में. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट है आपका, देखिए किस तरह से ये यूज हो रहा है बेटे. ये आपको पिक्चर्स दिखाई हुई है. ठीक है,
पेस्टिसाइड्स यूज करा जा रहा है किस पे, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। देख रहे हैं बेटा आप, ठीक है, इसके अंदर पेस्टिसाइड्स है और सारा का सारा यूज करा जा रहा है किसके लिए, अपनी क्रॉप को बचाने के लिए, ठीक है, ताकि कीड़े वगैरह भी ये क्रॉप को खराब ना करें, ठीक है बेटा। फिर है आपका थर्ड है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्या यूज करा जा रहा है, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। अब फर्टिलाइजर्स तो हम यूज ही कर रहे थे बेटा, अब हमने यूज करना क्या यूज करना स्टार्ट किया, द यूज ऑफ HYVs ऑल्सो रिक्वायर्ड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट द क्रॉप अगेंस्ट, जो मैंने बताया आपको, पेस्ट से, जानवरों से प्रोटेक्ट करने के लिए और डिसीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स याद रखना पेस्ट से बचाने के लिए, ठीक है, एक ऐसा केमिकल यूज करा जाता है जिससे हम अपनी क्रॉप को डिसीज और पेस्ट से बचाते हैं। 14 सेंट्रल प्लांट, बहुत ध्यान से सुनना, 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स वर सेट अप इन दिस रिस्पेक्ट, ठीक है बेटा। अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए 14 सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर बनाए गए थे फॉर क्रॉप प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। नाम याद रखना बेटे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम वॉज एडॉप्टेड along with the adoption of HYV टेक्नोलॉजी। जब HYV टेक्नोलॉजी यूज करी गई तो हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी एडॉप्ट करा, सच एज पेस्टिसाइड्स यूज करे गए ताकि हमारी पेस्ट से हम प्रोटेक्ट कर सके अपनी क्रॉप को और हमारा क्रॉप प्रोडक्शन और फूड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर जो जो चीज यूज हुई थी जिससे फूड प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स ज्यादा से ज्यादा, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ था, उसका फोर्थ पॉइंट क्या है, इरिगेशन फैसिलिटीज ज्यादा से ज्यादा क्या चीज हुई है, एक्सपेंड हुई है। HYV सीड्स पेस्टिसाइड्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, हील टू बी डीपली इरिगेटेड, टू बी डीपली इरिगेटेड, ठीक है। अब ये बात बोल रहे हैं HYV सीड्स पेस्टिसाइड्स क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए डीपली इरिगेशन होनी, फैसिलिटी होनी जरूरी है, उसको पानी उसको मिलना बहुत जरूरी है क्रॉप को, ठीक है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो टू कोप अप विद द नीड सेवरल मेजर एंड माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। बेटा ध्यान से सुनना, इस नीड के देखते हुए मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए गए अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जरूरी क्यों था, इट इज सिग्निफिकेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए था डेट वाइल इन 1951 बियरली 17% ऑफ द लैंड वॉज अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। 1951 में, 1951 में ये बेयरली सिर्फ 17% ऑफ लैंड अंडर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन था। नाउ इट इज इंक्रीज टू कितना बेटा, आज के टाइम में 45% ड्यूरिंग द प्लान पीरियड। जब ये प्लान पीरियड लॉन्च हुआ तो इसके अंदर 45% ज्यादा बढ़िया इरिगेशन फैसिलिटीज, जिसके कारण क्रॉप प्रोटेक्ट भी हुई और ज्यादा से ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज भी हुआ, आउटपुट भी हमारा इंक्रीज हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया और बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स है, अच्छे से करिएगा। अब शुरू में मैंने आपको बताया था 2 डिस्टिंक्ट फेजेस और स्टेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। पहला फेज क्या था, मैंने आपको बताया था मिड 60s से मिड 70s में, आपको डिटेल में बताऊंगी। ड्यूरिंग दिस फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज रिस्ट्रिक्टेड लार्जली टू व्हीट एंड राइस। अब इस मिड में, इस फेज में, मिड 60s से मिड 70s में ज्यादा से ज्यादा क्या चीज बनी बेटा, व्हीट और राइस ग्रोइंग रीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है। दीज इंक्लूड, व्हीट और राइस सबसे ज्यादा ग्रो करी गई है, और कहाँ ये इंक्लूड करता है, स्टेट ऑफ पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। दिस इज बिकॉज द HYV सीड्स रिक्वायर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इन एडिशन टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स इन करेक्ट प्रपोर्शन। देखिए बेटा, इस जगह पर व्हीट और राइस ज्यादा से ज्यादा ग्रो क्यों हुई, पंजाब में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा, हाँ, HYV सीड्स को क्या रिक्वायरमेंट थी, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, इन एडिशन टू द फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन की जरूरत थी। इन द फर्स्ट फेज ओनली द फार्मर हु हैड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बहुत ध्यान से सुनना, जिन फार्मर्स के पास फाइनेंशियल मीन्स, पैसा, कैश था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज थी परचेज करने के लिए इनपुट, ठीक है, वर एबल टू रीप द बेनिफिट, उन्होंने इस चीज का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उठाया, उनको इस चीज का बेनिफिट भी मिला, ठीक है, क्योंकि उन्होंने परचेज क्या कर लिए थे, इनपुट। इनपुट किस चीज के लिए, व्हीट और राइस को ग्रो करने के लिए, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज हो गया। जो जिन फार्मर्स के पास पैसे थे उनको परचेज करने के लिए उन्होंने उसका बेनिफिट भी ज्यादा से ज्यादा लिया। एंड देयरफॉर द रेवोल्यूशन was restricted to affluent areas of the countries, most of the areas of the country के लिए ये restricted था।
जहां पर लोगों के पास पैसा नहीं था। एफ्लुएंट के पास है, जिसके पास पैसा है उसी के पास बेनिफिट है। जिन फार्मर्स के पास पैसे थे इनपुट खरीदने के लिए, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिला उनको, और जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने बेनिफिट नहीं लिया। तो ये उस एरिया के रिस्ट्रिक्टेड था। एफ्लुएंट का मतलब होता है जहाँ पर मनी लोगों के पास ना हो, तो वो एरिया रिस्ट्रिक्टेड था, वहाँ पर वीट और राइस ग्रो नहीं हो पा रहा था। वीट राइस ग्रो करने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ रही थी बेटा? HYV सीड्स की, रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर की, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की, इक्वल प्रोपोर्शन में, करेक्ट प्रोपोर्शन में। जिसके पास भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे फार्मर के पास, उन्होंने इन इनपुट को परचेज किया, उसका बेनिफिट लिया। और जिन लोगों के पास, जिस कंट्री के जिन एरियाज में लोगों के पास पैसे नहीं थे, वो क्या था? रिस्ट्रिक्टेड, इस रेवोल्यूशन के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया मिड 60s से 70s में क्या हुआ। और सिर्फ राइस और वीट कहाँ ग्रो हुआ? पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। चले देखें आगे बेटे। नेक्स्ट आपका है फेज सेकंड, जो कब चला? मिड 70s से 80s में। अब इस फेज में क्या था? इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था बेटे? बिकम्स वाइड स्प्रेड, कवरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स। ड्यूरिंग सेकंड फेज द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड। अब गवर्नमेंट ने क्या स्टार्ट कर दिया था? फर्स्ट फेज में प्रॉब्लम देखी भाई, जिन फार्मर्स के पास पैसा नहीं है वो क्या करेंगे? ठीक है, बेनिफिट तो उन्हीं को ही मिला जिनके पास रिसोर्स है, जिनके पास पैसा इनपुट खरीदने का। अब फार्मर ने सेकंड फेज में, अब गवर्नमेंट ने सेकंड फेज में क्या स्टार्ट करा? प्रोवाइडिंग लोन्स टू द स्मॉल फार्मर्स एट अ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको एक बात याद रखनी है, फर्स्ट फेज में उनके पास पैसे नहीं थे, सेकंड फेज में गवर्नमेंट ने लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया स्मॉल फार्मर्स को, और किस पर? स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एंड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर, सब्सिडाइज होता है डिस्काउंट में, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करा, पेस्टिसाइड्स प्रोवाइड करा, मॉडर्न इनपुट प्रोवाइड करे, असेसेबल, असेसेबल होता है हेल्प करना, ठीक है मेरे बच्चों, हेल्प करा टू द स्मॉल फार्मर। एज अ रिजल्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड द स्मॉल लैंड होल्डर्स एज वेल। लैंडलेस लेबर हो गए, स्मॉल लैंडलॉर्ड्स होल्डर्स, लैंडलॉर्ड्स नहीं, स्मॉल लैंड होल्डर्स जो हो गए जिनके पास जमीन भी नहीं है काम करने के लिए, और बहुत छोटे फार्मर्स हैं, तो उनके लिए भी क्या चीज हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन कवर्ड किसने कर दिया? स्मॉल लैंड होल्डर्स ने एज वेल, क्योंकि उन्होंने क्या करा? गवर्नमेंट से लोन वगैरह ले लिया, एंड देन दे बाय व्हाट? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न इनपुट्स एक्सेट्रा, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण क्या चीज हुआ? अच्छे से अच्छा आपका आउटपुट इंक्रीज हुआ फूड प्रोडक्शन का। दस इट वॉज ओइंग का मतलब होता है ड्यू टू, इट वॉज ड्यू टू इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। किसकी हेल्प से हुआ? गवर्नमेंट की हेल्प से, क्योंकि गवर्नमेंट ने हेल्प करी किसको? स्मॉल फार्मर्स को। क्या प्रोवाइड करके बेटा जी? ये लोन्स। दैट द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन accrued to the small farmer as well, कि बेनिफिट्स ग्रीन रेवोल्यूशन का स्मॉल फार्मर्स को भी मिलना चाहिए। समझ गए बेटा? मिड 60s से 70s में जो प्रॉब्लम थी, 70s से 80s में गवर्नमेंट ने वो भी सॉल्व कर दिया। अब ग्रीन रेवोल्यूशन की स्मॉल फार्मर्स ने भी बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लिया है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट है आपका गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करिएगा इसको। गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा ही अच्छे से करना टेक्निकल रिफॉर्म्स में। गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है आपका? अब आपके एडवांटेज हो, गेन्स हो ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या थे बेटा? स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, स्पर्ट होता है इंक्रीज, याद रखना, इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल जंप इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण देयर हैज बीन अ जंप इन द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हुआ। प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज एस्टिमेटेड एट 3507 kg पर हेक्टेयर इन 2021 to 22 एज कंपेयर टू कितना? 660 kg पर हेक्टेयर इन 1951। इसको याद करने का तरीका बेटा यही है, 1951 में कितनी थी? 660 kg पर हेक्टेयर, और अब आप कंपेयर करें 2021 से 22 में कितनी थी आपकी? 3507, और आपकी 1951 में कितनी थी? 660। ठीक है, फिर उसके बाद है ऑफ राइस, किसकी थी? राइस की थी। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, वीट की कितनी थी बेटा? ये बात याद रखना, 660 पर केजी कितनी थी 1951 में, और आपकी 2021 से 22 में मेरे बच्चों कितनी थी? ये थी आपकी 3507। किसकी थी? वीट की। अब आ जाइए अब राइस पे। इट वॉज 3809 केजी पर हेक्टेयर, किस में थी बेटा? 2021 से 22 में, एज कंपेयर 665 केजी पर हेक्टर 1951 में। मेज की कितनी थी? इट वॉज 3349 kg पर हेक्टेयर इन 2000 से 21 से 22 कंपेयर टू 704 kg पर हेक्टेयर इन 1951। तो स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी क्या हुआ? आपने देखा 2021 से 22 में कितना बढ़ गया है एज कंपेयर टू 1951। तो और किसका? व्हीट, राइस और मेज।
ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो स्पर्ट इन प्रोडक्टिविटी हैज लेड टू अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो स्पर्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ इंडियन एग्रीकल्चर में, यानी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के स्ट्रक्चर में एकदम से जंप हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होके। तो दिस हैज मार्क्ड द एंड ऑफ लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन। इससे क्या चीज हुआ बेटे, एंड हो गया लॉन्ग पीरियड स्टैग्नेशन में इन इंडियन एग्रीकल्चर। जब आपका ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया के ऊपर, तो इंडिया क्या था, स्टैग्नेंट, पीरियड ऑफ स्लो ग्रोथ। हमारा एग्रीकल्चर कहीं से कहीं नहीं तक नहीं था, सारे के सारे रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करवा रहे थे और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट। लेकिन बाद में अगर आप कंपेयर करें तो देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन आने के कारण, हम कंपेयर करा 1951 से 2021 से 22 में कितना चेंज आया है, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो गया। अब इंडियन एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन नहीं कहलाया गया है, ठीक है बेटा। अब क्या चीज है आपका, सेकंड है सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज। एकरेज होता है एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है। अब HYV टेक्नोलॉजी यूज होने के कारण सिग्निफिकेंटली रिड्यूसिंग द लैग टाइम। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन होने के कारण, ठीक है, उसका गेन क्या है आपका, सब्सटेंशियल राइज इन एकरेज, एरिया अंडर कल्टीवेशन। HYV टेक्नोलॉजी हमने यूज करी जिसके कारण टाइम रिड्यूस हो गया एक सीड को बोने से हार्वेस्टिंग का। याद रखना, टाइम रिड्यूस हो गया, बहुत कम टाइम लगने लग गया किस चीज के अंदर, सोइंग का मतलब होता है बोना, ठीक है, सीड्स को बोना। एंड हार्वेस्टिंग जब कटिंग डाउन ऑफ क्रॉप्स होता है, उसका टाइम क्या हो गया, बहुत कम अभी लगने लगा। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फैलोइंग। इसका मतलब पता क्या चीज है, यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ने एलिमिनेट, रिमूव कर दिया कि आप सीड को बहुत टाइम के लिए सोक करके रखो, ठीक है। सो का मतलब है क्या है, 6 महीने के लिए सीड बो दी, अब वो नहीं करना है। अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बीन पॉसिबल। आप एक ही टाइम पे डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, 2 क्रॉप बना सकते हैं, ठीक है बेटा, 2 क्रॉप बना सकते हैं। अब ये पॉसिबल हो गया और ये किसकी हेल्प से हुआ, HYV टेक्नोलॉजी। दिस हैज लीड टू, वरना पहले के टाइम में क्या था बेटे, फार्मर ने 6 महीने काम करा, 6 महीने खाली हुआ। अब क्या चीज हुआ, HYV टेक्नोलॉजी यूज करने के कारण अब एक आपने सीड को बो दिया, एक क्रॉप को बो दिया। अब ये नहीं है कि बहुत टाइम लग रहा है कि 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप फसल काट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केमिकल फर्टिलाइजर्स ने ये भी फैसिलिटी आपको दे दी है कि टाइम कम लगे और एलिमिनेट कर दिया है फैलोइंग को। अब अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग कर सकते हैं, आप एक ही बार में 2 क्रॉप को क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। दिस हैज लेड टू सब्सटेंशियल राइज इन ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन। इससे क्या हुआ, सब्सटेंशियल राइज हुआ और लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन हुआ। कल्टीवेशन तो जानते हो, आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। इन 1950 से 51 में ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज 13 करोड़ हेक्टेयर्स। अब कितना है मेरे बच्चों, अब है 20 करोड़ हेक्टेयर। एंड थैंक्स टू HYV टेक्नोलॉजी, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है बेटा, समझ में आया अच्छे से। चलें आगे। अब है आपका शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस मतलब सर्वाइवल। अब सर्वाइवल नहीं था सिर्फ फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग था। कमर्शियल का मतलब क्या चीज हो गया, सामान को बेचना, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। अ सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज इन एकरेज। एकरेज होता है आपका एरिया अंडर कल्टीवेशन, ठीक है बेटा। हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस। अब देखिए बेटा, सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट, क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा बनने के कारण, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, क्वांटिटी ज्यादा बन रही है क्योंकि प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी। और ये क्यों थी, इसका रीजन है लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन था। इसने क्या जनरेट करा, मार्केटिंग सरप्लस। दैट मीन्स सर्वाइवल के लिए सिर्फ क्रॉप नहीं थी, मार्केट में बेचने के लिए भी बहुत सरप्लस क्रॉप थी। दिस वॉज prompted the farmers to gradually shift from subsistence farming to commercial farming। इसीलिए ये बात बोली जा रही है, ये रिजल्ट क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ने के कारण ये हुआ, फार्मर्स को इसने शिफ्ट कर दिया कहाँ से, सर्वाइवल से कहाँ पर, कमर्शियल फार्मिंग के लिए। कमर्शियल होता है मार्केट के अंदर क्रॉप्स को बेचना। तो दिस इज अ साइन ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट। ये किस चीज का साइन है बेटा जी, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है चेंज इन फार्मर आउटलुक। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज कॉज्ड अ चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर। फार्मर इज नो लॉन्गर व्यूड एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस। अब कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मार्केट में सामान को, एग्रीकल्चर को बेचना। इसने चेंज कर दिया आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मर अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए ही नहीं फार्मिंग कर रहे थे, इट इज कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल वेंचर। वेंचर होता है बिजनेस, याद रखना।
अब वो अपनी फार्मिंग को एज अ बिजनेस यूज कर रहे थे, प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे थे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड बफर स्टॉक। अब सिर्फ सर्वाइवल के अलावा इतना मार्केटिंग सरप्लस है कि बफर स्टॉक गवर्नमेंट को बनाने पड़े। बफर स्टॉक होता है लाइक अ गोडाउन जिसके अंदर क्रॉप प्रोटेक्ट करके हम रख दे, ठीक है, जब जरूरत हो वहां से निकाल लें। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एकरेज एरिया अंडर कल्टीवेशन एंड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन बढ़ने से दैट रिजल्ट इन सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी को सेल्फ सर्वाइवल के लिए तो फूड ग्रेन है ही है ज्यादा से ज्यादा। इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन और क्या चीज हुआ, स्पर्ट इन प्रोडक्शन। अब इतना ज्यादा इंक्रीज इन प्रोडक्शन होने के कारण लेड यानी रिजल्ट हुआ फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन। इससे क्या हुआ, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो मार्केट प्राइस अनाज के कम हो गए। अकॉर्डिंगली इवन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कुड कंफर्टेबली फुलफिल देयर सब्सिस्टेंस नीड। अब बेटा अनाज के दाम जब कम हो गए तो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी भी बेचारा वो भी क्या कर लेगा, सर्वाइवल के लिए अनाज को बाय कर लेगा। ठीक है, अब अनाज सस्ता हो गया क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे इंक्रीज हो गया था। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज सो सब्सटेंशियली दैट इट अनेबल्ड द गवर्नमेंट टू कीप बफर स्टॉक। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या बना दिए थे बेटा, बफर स्टॉक, की सामान को प्रोटेक्ट करके बफर स्टॉक में रख दो, स्टॉक में सामान को रखना। ठीक है, बफर स्टॉक इज लाइक अ गोडाउन, उसके अंदर क्या करके रख लो, स्टॉक करके रख लो अपने सामान को, अपने अनाज को। दीज स्टॉक्स आर यूज्ड टू मीट डिमांड ड्यूरिंग द लीन सीजन ऑफ फार्म सप्लाईज। बेटा याद रखना, जब जरूरत हो, समझ रहे हो, जब सीजन ना हो किसी क्रॉप का, जब सीजन ना हो फूड ग्रेन्स का और उसमें अगर उसकी जरूरत पड़े तो उधर सप्लाई करते हैं। इस गोडाउन के अंदर, इस बफर स्टॉक के अंदर हम स्टोर करके रख लेंगे अपने अनाज को, और जब जरूरत हो जिस सीजन में हम उसको निकाल लेंगे। लीन सीजन होता है जब सीजन ना हो, तो उसके अंदर हम स्टॉक करके रख लेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करके रख लेंगे, जब जरूरत हो हम वहां से निकाल के सेल आउट कर देंगे। ठीक है बच्चा। फिर है आपका गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंट बट नॉट सिग्निफिकेंट और लिमिटेशंस। अब बेटा जी जान लीजिए लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हाइलाइट्स द लिमिटेशन और फेलियर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। एक टाइम पे आकर ग्रीन रेवोल्यूशन भी फेल हो गई थी। कैसे? लिमिटेड क्रॉप्स, wheat और राइस, जैसे बताया था। रेवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कन्फाइंड मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन सच एज। इंक्रीज इन प्रोडक्शन तो हुआ लेकिन कुछ क्रॉप्स का हुआ, किसका? व्हीट एंड राइस। ठीक है। देयर हैज बीन नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस। दालों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, उसका प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ। एंड कमर्शियल क्रॉप्स लाइक जूट, कॉटन, टी एक्सेट्रा। बेटा सिर्फ जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था वो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर, वो किसका हुआ था? व्हीट और राइस का। और देयर हैज बीन नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हो गया, कमर्शियल क्रॉप्स हो गई लाइक जूट, कॉटन, टी एक्सेट्रा। इसमें कोई भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुआ था, ये लिमिटेड क्रॉप में ही क्या हुआ था? रेवोल्यूशनरी राइज हुआ था। ठीक है बच्चा, तो ये इसका डीमेरिट और लिमिटेशन था। सेकंड, अनइवन स्प्रेड। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज नॉट यूनिफॉर्म। सब रीजन के लिए सेम नहीं था, ये ऑल द रीजन के लिए सेम नहीं था। इन स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इट इज मेड रिमार्केबल इम्पैक्ट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, जिन फार्मर के पास रिसोर्सेस थे इनपुट खरीदने के लिए, तो वहां क्या चीज हुआ? रिमार्केबल इम्पैक्ट हुआ। बट इन ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, जहाँ पर फार्मर्स के पास पैसा नहीं था, ठीक है, तो उस टाइम में 60s to 70s में उसमें क्या हुआ था? ईस्टर्न यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा इट इम्पैक्ट रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट जानते हो, प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं था। बट अक्रॉस ऑल द रीजन सेम नहीं था, लेकिन स्टेट पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में ये रिमार्केबल इम्पैक्ट दिया और कुछ रीजन में इसका मार्केट रिमार्केबल इम्पैक्ट नहीं था। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। अब देखिए, द बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर। ये बोल रहे हैं बल्क ऑफ फार्मिंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया के अंदर क्या है बेटा? गरीब है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, जिनके पास लैंड भी नहीं है, जमीन भी नहीं है अपना काम करने के लिए। तो गेन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इल्यूडेड दीज फार्मर्स बिकॉज HYV टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड एक्सपेंसिव इनपुट्स। तो बेटा कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के गेन से ये फार्मर को आउट कर दिया गया। क्यों? HYV टेक्नोलॉजी को किस चीज की जरूरत थी? एक्सपेंसिव इनपुट। जैसे कि मैंने आपको बताया, जिन फार्मर के पास रिसोर्स खरीदने के पैसे थे तो वो इंजॉय कर रहे थे उसके बेनिफिट, बट विच वर बियॉन्ड द रीच ऑफ द मार्जिनल फार्मर। वो इतने एक्सपेंसिव थे तो मार्जिनल फार्मर तो उसको बाय ही नहीं कर पा रहे थे। हाउएवर रिच फार्मिंग पॉपुलेशन दो स्मॉल इन नंबर
happens to own the bulk of farming area in India। लेकिन स्मॉल इन नंबर थे रिच फार्मिंग पॉपुलेशन, लेकिन जो भी थे उन्होंने क्या करा, बल्क ऑफ फार्मिंग एरिया इंडिया के अंदर ओन करा, उन्होंने रन किया, ठीक है। Which is why the result of green revolution were found to be impressive in terms of overall rise in output। इसीलिए कहा गया है ग्रीन रेवोल्यूशन का जो रिजल्ट था वो इम्प्रेसिव था ओवरऑल आउटपुट यानी क्वांटिटी में, ठीक है बेटा। बस ये डीमेरिट इसका क्या था, ये स्मॉल फार्मर और जो आपके मार्जिनल फार्मर थे उनके लिए बहुत एक्सपेंसिव पड़ जा रहा था इन सबको बाय करने का, तो वो तो पहले ही आउट कर दिए गए थे। जो रिच फार्मर थे वो इनको बाय करने के बाद उन्होंने लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन किया, ठीक है, वही बल्क ऑफ फार्मिंग कर रहे थे, जिससे क्या था, इम्प्रेसिव इम्पैक्ट था हमारी इकोनॉमी में। फिर था आपका इकोनॉमिक डिवाइड। अब एक चीज देख लीजिए बेटा, इकोनॉमिक डिवाइड क्या होता है। इकोनॉमिक डिवाइड होता है एक गल्फ बिटवीन, एक डिफरेंस क्रिएट कर देना रिच और पुअर में। कैसे? डिस्पाइट एड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ, गवर्नमेंट के हेल्प करने के बाद भी, सब्सिडीज प्रोवाइड करने के बाद इनपुट में वो भी, ठीक है। HYV टेक्नोलॉजी रिमेन्ड बियॉन्ड द रीच ऑफ द मार्जिनल होल्डर। मार्जिनल होल्डर क्या होते हैं? जो बहुत स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास अपनी जमीन भी नहीं होती खेती करने के लिए। तो कॉन्सिक्वेंटली एज अ रिजल्ट किसके बीच में आ गया? गल्फ, गल्फ बिटवीन रिच एंड पुअर। रिच एंड पुअर के बीच में एक डिफरेंस, एक दीवार खड़ी हो गई। ये टेंड्स टू स्वेल ओवर टाइम, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था ये बढ़ती जा रही थी। ब्रीफली, गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर फाउंड टू बी सिग्निफिकेंट बट नॉट सिग्निफिकेंट। ग्रीन रेवोल्यूशन फेल्ड टू ब्रिज द गैप between the rich and the poor in rural India। Indeed, HYV technology, while it scaled up income of the rich farmer ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ गई, but failed किस में हो गए? Issue of the small और marginal holder में। जिनके पास पैसा नहीं था तो HYV सीड्स टेक्नोलॉजी यूज करने का, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गए? फेल, और इन्होंने एक इकोनॉमिक डिवाइड, गल्फ बिटवीन रिच और पुअर क्रिएट कर दी। अब नेक्स्ट है आपका सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। बफर स्टॉक क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ बफर स्टॉक इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, जरूर याद रखना 1 मार्क क्वेश्चन में, ठीक है, 4th 5-year प्लान। इट रेफर्स टू द रिजर्व ऑफ अ कमोडिटी। इसके अंदर हम रिजर्व करके रख लेते हैं कमोडिटी टू बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज। देखिए बेटा, बफर स्टॉक जनरली यूज करा जाता है कमोडिटी को रिजर्व करने के लिए, और यूज करा जाता है जब उसकी इमरजेंसी हो, जब टाइम में इमरजेंसी हो, जब इमरजेंसी हो किसी भी फूड ग्रेन्स के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो रिजर्व करी हुई कमोडिटी है हम बफर स्टॉक से बाहर निकाल लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेंटेन बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स टू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बफर स्टॉक चलाते हैं, ठीक है। रिलीज फूड ग्रेन्स थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये बफर स्टॉक में जो फूड ग्रेन्स रखे होते हैं अनाज, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हेल्प करते हैं, जैसे राशन शॉप वगैरह हो गए। ये मीट इमरजेंसी सिचुएशन लाइक क्रॉप फेलियर, अगर नेचुरल डिजास्टर हो गया, बफर स्टॉक में जो अनाज रखा है वो यूज होएगा। जैसे नेचुरल डिजास्टर क्या होता है? फ्लड आना, फेमाइन आना, ड्रॉट आ जाना, ठीक है बेटा, या क्रॉप फेलियर, या क्रॉप नहीं होगी, ठीक है, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई और क्रॉप खराब होगी, तो उस केस में भी बफर स्टॉक में जो ऑलरेडी क्रॉप रिजर्व करके रखी होगी वो हम ले लेंगे। अब फैलोइंग क्या होता है? अ प्रैक्टिस ऑफ लिविंग लैंड एज अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम्स, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया, सीड को बो दिया और हम कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते थे, लेकिन क्या चीज है? सो दैट इट रीगेन्स इट फर्टिलिटी, ताकि वो क्या रीगेन कर सके? फर्टिलिटी। इट वॉज अ कॉमन प्रैक्टिस among the Indian farmers prior to the launch of HYV technology। HYV टेक्नोलॉजी यूज करने से पहले ये फॉलोइंग यूज करा जाता था, लेकिन HYV टेक्नोलॉजी ने ये टाइम पीरियड भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया था, ठीक है, सोइंग और हार्वेस्टिंग का। नेक्स्ट है आपका डबल क्रॉपिंग, प्लांटिंग सेवरल क्रॉप्स इन द सेम एरिया इन द सेम क्रॉप ईयर। पहले के टाइम में क्या होता था? फार्मर ने एक क्रॉप ग्रोन कर दी और 6 महीने के लिए खा ली। अब एट द सेम टाइम एक क्रॉप ग्रो करने के बाद डबल क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और भी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, एंड थैंक्स टू HYV टेक्नोलॉजी। 4th, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट इज नोन एज, क्या चीज है? आपकी कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेदर देन फॉर सेल्फ कंजप्शन। सेल्फ कंजप्शन के अलावा क्रॉप्स को मार्केट में जाके सेल आउट करना, उसका मतलब क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब सब्सिडी क्या होती है? मॉनिटरी मीन्स मनी, ठीक है। असिस्टेंस का मतलब हेल्प, यानी पैसों से हेल्प करना, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू सस्टेन एंड एसिलरेट प्रोडक्शन एक्टिविटी। प्रोडक्शन एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए जो सरकार हेल्प कर रही है फार्मर को सब्सिडीज प्रोवाइड करके, इन दी फॉर्म ऑफ लोन हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया डिस्काउंट रेट पे, वो आपका क्या हो गया? सब्सिडी। आई होप आपको ये समझ आया हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और वीडियो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी अच्छी तरीके से ये चैप्टर समझ आ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को एंड तक देखना जरूर
मत भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।